Hello students and welcome to lecture 9 of computer science paper 2, that is database programming with Oracle. In previous lecture we have seen data retrieval language, that is DRL. In that lecture select command, SQL operator, clauses, group by clause, having clause and order by clause was explained. And today's lecture I am going to explain DML operation, transaction control language and data control language. तो यूनिट 2 में हमने यूनिट 2 का जो पार्ट हमारा हमने इसके पहले देखा था वो हमने दो लैंग्वेजेस देखी हैं. दैट इज़ पहली जो लैंग्वेज थी वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज थी. दूसरी जो लैंग्वेज है वो डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज है जिसमें हमने सिलेक्ट कमांड, एसक्यूएल ऑपरेटर, क्लॉजेस देखे थे हमने. तो आज का जो लेक्चर है हम इसमें देखने वाले हैं तीन जो बाकी की जो तीन एसक्यूएल की जो लैंग्वेजेस हैं वो हम देखेंगे. डीएमएल, transaction control and data control language. So let's first of all see the content of this lecture. So content of this lectures are, for third language, it is called third language, that is DML, data manipulation language. In that we have to see insert command, update command and delete command. After that next language is, fourth language is transaction control language. इसमें हम लोग देखेंगे commit command, rollback command and save point command. After that data control language, that is DCL. DCL में हम लोग देखेंगे grant command and revoke command. So let's go with the first topic, that is DML, data manipulation language. So let's see. So first of all let's see what is DML, that is called data manipulation language. तो यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब क्या है कि हम डेटा को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, डेटा को इंसर्ट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, ये हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर देखेंगे. ये हमारी थर्ड लैंग्वेज है एसक्यूएल लैंग्वेज की. फर्स्ट लैंग्वेज थी हमारी DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. सेकेंड थी हमारी DRL, डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज. और अभी हम थर्ड लैंग्वेज देख रहे हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. सो DML कमांड्स आर यूज टू मॉडिफाई द डेटाबेस. डेटाबेस को मॉडिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं. इसके पहले जो हमने देखा था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर, वहाँ पे हमने क्रिएट टेबल देखा था. टेबल को क्रिएट कैसे करना, टेबल को अल्टर कैसे करना, टेबल को डिलीट कैसे करना, ट्रंकेट कैसे करना, ये सारी जो थे हमने ये डेटा डेफिनेशन के अंदर देखा था. सेकेंड जो था उसमें हमने देखा था सिलेक्ट कमांड. सिलेक्ट कमांड के अंदर क्या कर रहे थे हम लोग, हम या तो स्पेसिफिक रोज को देख सकते हैं, सिलेक्ट करके रिट्रीव कर सकते हैं, या फिर टोटल पूरे टेबल के जो रोज हैं उसको भी हम वहाँ पर देख सकते हैं. जो हमने डेटा इन्फॉर्मेशन पहले से ही डेटा टेबल के अंदर स्टोर करके रखी है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं. तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ चेंजेस इन द डेटाबेस. जितने भी चेंजेस आएंगे वो सारे जो चेंजेस है टेबल डेटाबेस के अंदर वो सारे किसकी वजह से आएंगे, दिस डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की वजह से आएंगे. तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ चेंजेस इन द डेटाबेस. व्हाट इज डेटाबेस? जो आपने टेबल क्रिएट करके रखा है, टेबल के अंदर डेटा स्टोर करके डेटा स्टोर करना होगा, जो हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं उसके लिए उसके अंदर जितने भी चेंजेस आएंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी DML लैंग्वेज. After that, the command of DML is not auto-committed. That means it can't permanently save all the changes in the database. They can be rollback. तो कमांड जो ये कमांड है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है, इट इज़ नॉट ऑटो कमिटेड. मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि SQL के अंदर जो भी आप ऑपरेशन करते हो वो ऑटो सेव हो जाते हैं, अपने ऑटोमेटिक सेव हो जाते हैं, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन ये जो DML ऑपरेशंस हम जो परफॉर्म करते हैं टेबल के ऊपर, इसको आपको इसमें ऑटो कमिट की जो फैसिलिटी है वो नहीं है. इसको आपको परमानेंटली सेव करने के लिए आपको कमिट कमांड का यूज़ करना पड़ता है. तो इट मीन्स इट कैनॉट परमानेंटली सेव. तो DML ऑपरेशंस जो है वो परमानेंटली सेव नहीं होते हैं. आप इनको रोल बैक कर सकते हो, आप इसको अंडू कर सकते हो. रोल बैक मतलब अंडू कर सकते हो. जितने भी ऑपरेशंस आपने परफॉर्म किए आप उसको रोल बैक करके अंडू कर सकते हो. फोर्थ पॉइंट इज, वंस अ टेबल इज क्रिएटेड, नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड इनटू अ एंड परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशन ऑन इट वाया रिट्रीविंग. एक बार अगर आपका टेबल क्रिएट हो गया तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होना चाहिए, उसमें टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना, इंफॉर्मेशन सेव करना. तो ये जो है ये सेकंड काम होता है. हम एक बार टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट के बाद हम रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं और उसके ऊपर वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बाय सिलेक्ट कमांड, जिसके लिए हमने इस लैंग्वेज को बनाया है, दैट इज़ फॉर रिट्रीविंग. तो रिकॉर्ड टेबल क्रिएट करना, उसके बाद उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना और उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना डेटा रिट्रीव करने के लिए.
अपडेट करने के लिए, और डिलीटिंग द डेटा, रिट्रीविंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग ऑफ द डेटा. Number 5, whenever data is modified in the database system, the data dictionary is consulted. जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर एक डेटा डिक्शनरी तैयार हो जाती है. तो जब भी हम टेबल को, डेटाबेस को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, कुछ इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ अपडेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ डिलीट करने की कोशिश करते हैं, तो डेटा डिक्शनरी फर्स्ट इज कंसल्टेड. पहले वो कहाँ जाएगा? डेटा डिक्शनरी से कंसल्ट करने के बाद ही आगे जाएगा. तो हियर आर सम कमांड दैट कम्स अंडर DML. कौन कौन सी कमांड्स इसके अंदर आती है? पहली है इंसर्ट कमांड, सेकेंड है अपडेट कमांड, एंड थर्ड इज डिलीट कमांड. सो लेट्स सी फर्स्ट कमांड, दैट इज इंसर्ट कमांड. हाउ टू इंसर्ट अ डेटा इनटू टेबल. So inserting data into table and insertion of data is the most important operation after creation of the table. अभी हमने बताया था कि टेबल क्रिएट करने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो होता है टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना और इंफॉर्मेशन इंसर्ट करना. तो क्रिएशन ऑफ द टेबल, इंसर्शन ऑफ द डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आप डेटा इंसर्ट ही नहीं करोगे तो उस टेबल का कोई मतलब नहीं है. टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करके कोई भी मतलब नहीं है. तो इसीलिए क्रिएशन के बाद में उसमें डेटा इंसर्ट करना पड़ता है. सेकेंड पॉइंट इज डेटा कैन बी इंसर्टेड इन अ टेबल यूजिंग इंसर्ट इनटू कमांड. अब ये जो टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है उसके लिए कमांड है यहाँ पर इंसर्ट इनटू कमांड. इंसर्ट इज द कीवर्ड, इनटू इज द कीवर्ड. ओके. Next is the process of adding rows to the table for the first time is called the populating the table. जब हम पहली बार रिकॉर्ड जो है वो टेबल के अंदर, टेबल क्रिएट करने के बाद इंसर्ट करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं पॉपुलेटिंग द टेबल. मतलब टेबल के अंदर हम रिकॉर्ड इंसर्ट करने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं पॉपुलेटिंग द टेबल. फर्स्ट रो जो ऐड होगी उसको हम कहेंगे पॉपुलेटिंग द टेबल. Next point is the order of data values must match the columns in a table by using describe table name command. अब यहाँ पर इसका मतलब डिस्क्राइब टेबल कमांड का यूज़ हम किस लिए करते हैं? वंस हमने पहले टेबल क्रिएट कर लिया, टेबल का स्ट्रक्चर हम डिस्क्राइब करने के लिए, टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए हम डिस्क्राइब टेबल का यूज़ करते हैं. अब जब हम वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे टेबल के अंदर, तब उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए जिस सीक्वेंस में आपने वहाँ पर फील्ड्स बनाई हैं. टेबल के अंदर जो आपने फील्ड्स क्रिएट की है उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यूज़ जो है वो इंसर्ट करनी होगी. अदरवाइज एरर आएगा और वो रिकॉर्ड्स इंसर्ट नहीं होंगे. इसको, ये जो टेबल का स्ट्रक्चर है उसको देखने के लिए हमें डिस्क्राइब टेबल कमांड का यूज़ करना पड़ता है. Next point is in the absence of column during insertion of data value into the table, default values are inserted. If defined otherwise, null values are inserted. अब देखो absence of columns during insertion. अगर कॉलम एब्सेंट है जब आप डाटा इंसर्ट कर रहे हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ उसके अंदर इंसर्ट होगी या फिर नल वैल्यूज़ जो है वो इंसर्ट हो जाएगी अगर आपने डिफाइन नहीं किया है तो. After that, the character value should be enclosing within single quotes and the data values entered should satisfy the constraint. If any specified otherwise, an error will be generated. अगर आप कैरेक्टर वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाह रहे हो, जैसे कि नाम अगर आपको इंसर्ट करना है तब आप उसके लिए सिंगल कोट्स का यूज़ करोगे. अगर आपको नंबर्स इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको किसी कोड की ज़रूरत नहीं, ना सिंगल ना डबल. लेकिन जब आप कैरेक्टर्स इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, टेबल के अंदर डाल रहे हो, तब आपको उसको किस में लिखना पड़ेगा? सिंगल कोट्स के अंदर. एंड एंटर्ड शुड सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट. वहाँ पर कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए. जैसे कि कंस्ट्रेंट कौन से थे? प्राइमरी की, नल, नॉट नल, फिर और भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट थे, तो वो सेटिस्फाई होने चाहिए. अगर वो नल, अगर हमने वहाँ पे नॉट नल कर दिया तो वहाँ पर आपको वो रिकॉर्ड जो है वो वैल्यू जो है वो कंपलसरी देना ही पड़ेगा. अदरवाइज एरर विल बी जनरेटेड. तो कैरेक्टर्स को आपको सिंगल कोट्स में डालना पड़ेगा और कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पर एरर जनरेट होगा. आफ्टर दैट लेट्स सी द सिंटेक्स ऑफ इंसर्ट कमांड. तो इंसर्ट कमांड के लिए जो सिंटेक्स है वो है इंसर्ट इनटू. मैंने पहले बताया इंसर्ट जो है ये कीवर्ड है, इनटू जो है ये कीवर्ड है. टेबल नेम, फिर इसके बाद टेबल का नाम देना है. कॉलम 1 में कौन सी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, कॉलम 2 में कौन सी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं. उसके बाद वैल्यूज़, कॉलम के नाम देने हैं. देखो इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम 1 कॉलम 2, जितने भी कॉलम्स आपके टेबल में हैं वो सारे कॉलम्स पहले आपको स्पेसिफाई करने होंगे. एंड देन उसके बाद वैल्यूज़ इज ऑल्सो द कीवर्ड. विदाउट वैल्यूज़ यू कैन नॉट इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन अ टेबल. आप इसके बिना रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते. उसके बाद वैल्यू 1
कॉमा वैल्यू 2 अप टू वैल्यू, जितने भी आपके कॉलम्स है उतने वैल्यूज़ आपको वहाँ पर इंसर्ट करने हैं। अब यहाँ पर दो तरीके से आप वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो, एक इम्प्लिसिट मेथड है और एक एक्सप्लिसिट मेथड है। तो इम्प्लिसिट मेथड में देखते हैं हम लोग किस तरीके से रिकॉर्ड इंसर्ट होता है। नॉट नेसेसरी टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम इफ डेटा वैल्यूज आर इन द ऑर्डर ऑफ द कॉलम इन द टेबल। अब इम्प्लिसिट मेथड क्या होगा, एक्सप्लिसिट पता है। इम्प्लिसिट आप अंदर से ही रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहे हो, मतलब आपको टेबल का स्ट्रक्चर पता है, अगर टेबल का कॉलम्स आपको सीक्वेंस पता है तो आप उस हिसाब से वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो विदाउट वहाँ पर आपको कॉलम उसको आपको वहाँ पर कॉलम नेम स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इम्प्लिसिट मेथड हो गया जहाँ पर आपको कॉलम नेम स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसके अंदर उसी ऑर्डर में, उसी कॉलम के ऑर्डर में आप उसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यहाँ पर इंसर्ट इनटू कीवर्ड है, स्टूडेंट टेबल का नाम है, वैल्यूज इज ऑल्सो द कीवर्ड। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर 100 इज द रोल नंबर, उसका जो रोल नंबर है, फिर उसके बाद उसका नाम है मधु, उसका एड्रेस है वहाँ पर चंद्रपुर, उसका कोर्स है वहाँ पर MCA एंड उसकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है 3 अप्रैल 20। तो ये उसका रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पर देखो कैरेक्टर्स को इन्होंने सिंगल कोट्स में दिया है और नंबर्स को इन्होंने विदाउट कोट्स लिखा है, किसी भी कोट की जरूरत वहाँ पर नहीं है। अब हम देखते हैं एक्सप्लिसिट मेथड ऑफ इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड। एक्सप्लिसिट मतलब हम बाहर से इंसर्ट कर रहे हैं, हमें नहीं पता उसका रिकॉर्ड्स कैसा है, उसका सीक्वेंस हमको नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पर पहले उसके कॉलम के नेम स्पेसिफाई करेंगे, बाद में उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। So if data values are not in the order of the columns in the table, then columns name must be specified। अगर आपका ऑर्डर जो भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो वो ऑर्डर में नहीं है, तब हम एक्सप्लिसिट मेथड का यूज़ करेंगे। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, DOB एंड क्लास। अब हमने देखो यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर दिया। वैल्यूज 100, मधु, चंद्रपुर। अब देखो डेट ऑफ बर्थ पहले आ गई और कोर्स बाद में आ गया। पहले वाले में क्या था, कोर्स पहले था और डेट ऑफ बर्थ बाद में थी। तो ये सीक्वेंस अगर हमें एक्सप्लिसिट मेथड से करना है तो हम इसको चेंज करते हैं इस तरीके से। इम्प्लिसिट मेथड उसको कॉलम के नेम को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्सप्लिसिट में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग डेटा विथ अपडेट कमांड। हाउ टू मॉडिफाई द डेटा। मॉडिफाई करना है, अगर आपको डेटा को कुछ चेंजेस लाने हैं, एडिट करना है, तो आप अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे। अपडेट कमांड इज यूजफुल टू चेंज द सम और ऑल द वैल्यूज ऑफ एग्जिस्टिंग रोज। कुछ वैल्यूज को या फिर पूरी वैल्यूज को आप एक साथ चेंज कर सकते हो यहाँ पर। सेकेंड, अ न्यू डेटा कैन बी अपडेटेड बाय मीन्स ऑफ सेट कीवर्ड। अगर आप कोई नया वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो, जैसे कि फ़ोन नंबर है, ये हमेशा लोगों के बदलते रहते हैं, तो इसको अगर हमें अपडेट करना है तो हम यहाँ पर सेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और फिर हम उसको वैल्यू जो है चेंज कर देंगे। वैल्यूज ऑफ अ सिंगल कॉलम और अ ग्रुप कॉलम कैन बी अपडेटेड बाय सेपरेटिंग देम यूजिंग कॉमा। सिंगल कॉलम की या फिर ग्रुप कॉलम्स की, बहुत सारे कॉलम्स को हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉमा एज अ सेपरेटर। नेक्स्ट इज द न्यू डेटा कैन बी स्पेसिफाइड एज अ कांस्टेंट और एन एक्सप्रेशन। जो नया डेटा हम फीड कर रहे हैं, डेटा उसके इंसर्ट कर रहे हैं, इट शुड बी एज कांस्टेंट, उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमको एज अ कांस्टेंट और एन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज सब क्वेरीज कैन बी स्पेसिफाइड इन अपडेट कमांड। यहाँ पर सब क्वेरीज आएंगी अपडेट कमांड के अंदर, और भी चेंजेस हम वहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सिंटैक्स देखते हैं। अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम 1 इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, कॉलम 2 इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन 2, कॉलम 3 इज इक्वल, कॉलम n इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, और इसके साथ में हम वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं। तब देखो इसका एग्जाम्पल, SQL अपडेट स्टूडेंट सेट, हम अपडेट कर रहे हैं किसको, स्टूडेंट टेबल को, उसके अंदर सेट कीवर्ड का यूज़ करना है जब भी हमें न्यू वैल्यूज सेट करनी है। एस नेम इज इक्वल्स टू गीता, स्टूडेंट का नाम चेंज करना है गीता, वेयर एज एस नेम इज इक्वल्स टू मीनल। यहाँ पर कंडीशन लगाई हमने, किसका नाम चेंज करना है, मीनल का नाम चेंज करके वहाँ पर हमें क्या डालना है, गीता। तो यहाँ पर हम डेटा जो है अपडेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अपडेट। नेक्स्ट है डिलीट डेटा विद डिलीट कमांड।
डेटा को अगर हमें डिलीट करना है तो हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, डिलीट कमांड। इट इज़ यूज टू रिमूव अननेसेसरी रोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, जिनकी ज़रूरत नहीं है उसको हम यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। In the absence of where clause, delete command delete all rows from the table but it preserve the table structure। अगर हमने वहाँ पर वेयर कंडीशन का यूज़ नहीं किया तो ओवरऑल टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा। मतलब जो डेटा हमने इंसर्ट किया था वो तो चला जाएगा, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था वो एज इट इज़ प्रेजेंट रहेगा। When condition does not match, a message 0 rows deleted is displayed। अगर हमने जो कंडीशन लगाई है अगर वो मैच नहीं हो रही है तो वहाँ पर कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा और वहाँ लिख के आएगा 0 rows deleted। नेक्स्ट इज whenever you delete the record, Oracle logs the changes। जब भी आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट डिलीट करने की कोशिश करोगे Oracle अपना लॉग चेंज कर देगा, so that you can roll back the changes। आप वापस जा सकते हो, डेटा डिलीट कर दिया है तो आप उसको वापस से उस डेटा को अपने इसमें ला सकते हो अंडू करके। तो चेंजेस रादर देन कमिट देम, अगर नहीं करना है तो आपको वहाँ पर कमिट कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि डीएमएल ऑपरेशन जो है वो ऑटो सेव नहीं होते हैं। बाकी के ऑपरेशन ऑटो सेव होंगे लेकिन ये ऑपरेशन ऑटो सेव नहीं होगा, इसीलिए आपको डिलीट करने के बाद अगर आपको उसको परमानेंटली रखना है तो उसके लिए आपको कमिट कमांड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका पहले जैसा ही दिखाई देगा। One cannot delete a row that contain a primary key which is used as a foreign key in another table। अगर आपके टेबल के अंदर प्राइमरी की प्रेजेंट है और वो प्राइमरी की दूसरे टेबल के अंदर भी प्रेजेंट है तो आप वो टेबल का रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते, वो कॉलम को आप डिलीट नहीं कर सकते हो। सो एसक्यूएल डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ये इसका सिंटेक्स है। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, आप डिलीट फ्रॉम इज द कीवर्ड, टेबल नेम इज ऑप्शनल, जो भी आपको नाम वहाँ पे रखना है, स्टूडेंट रखना है, जो भी टेबल का करना है, एंड वेयर कंडीशन। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट रोल नंबर इज इक्वल्स टू % रोल नंबर, तो आपको उसी स्टूडेंट का रोल नंबर डिलीट करना है जिसका कि आपको करना है, जो भी आपको जिस स्टूडेंट का वहाँ पे आपको उसका रोल नंबर देना पड़ेगा। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल्स टू % रोल नंबर, ये वेयर कंडीशन हो गई। आफ्टर दैट नेक्स्ट लैंग्वेज इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये हमारी 4th लैंग्वेज है एसक्यूएल की, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कि हम इसको कैसे ट्रांजैक्शन जो भी हम ऑपरेशन यहाँ पर इंसर्ट अपडेट डिलीट ये जो कर रहे हैं इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसीलिए ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग लैंग्वेज, इसको TPL भी बोला जाता है, कंट्रोल लैंग्वेज या फिर प्रोसेसिंग लैंग्वेज। इट enables द यूजर टू सेव और अंडू द DML ऑपरेशन। ये क्या करता है, या तो सेव कर लो या तो अंडू कर दो, रोल बैक चले जाओ। DML ऑपरेशंस ऑन द डेटाबेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन अ सीरीज ऑफ वन और मोर DML ऑपरेशन परफॉर्म ऑन टेबल इज नोन एज अ ट्रांजैक्शन। एक या एक से ज़्यादा DML ऑपरेशंस अगर आप परफॉर्म करते हो किसी टेबल के ऊपर तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। चेंजेस कैन मेड परमानेंटली, यहाँ पर आप चेंजेस जो है वो परमानेंटली मेड कर सकते हो, और इट कैन बी अनडन, आप इसको परमानेंटली भी रख सकते हो और इसको आप रोल बैक भी कर सकते हो कंप्लीटली अप टू लास्ट सेव, या फिर सेव पॉइंट भी लगा सकते हो। अगर आपको कहाँ तक सेव रखना है उसके आगे नहीं रखना है तो आप सेव पॉइंट का यूज़ कर सकते हो। क्लोजिंग ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कैन बी क्लोज बाय यूजिंग आइदर कमिट और रोल बैक। ट्रांजैक्शन को क्लोज कैसे करना है, या तो कमिट करना है, परमानेंटली सेव करना है, या फिर अंडू करना है। ये 2 स्टेटमेंट के थ्रू हम इसको क्लोज कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट टेबल कैन बी सेव्ड और ऑल चेंजेस दैट आर मेड टू टेबल गेट्स अनडन, या तो पूरी तरीके से सेव हो जाएगा या फिर पूरा अंडू हो जाएगा जो भी ऑपरेशन हमने इसमें परफॉर्म किए हैं। तो इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग ऑपरेशन, फर्स्ट इज कमिट कमांड, सेकेंड इज रोल बैक कमांड एंड थर्ड इज सेव पॉइंट। तो कमिट कमांड में क्या होता है, सेविंग ऑल DML ऑपरेशंस परमानेंटली, उसको परमानेंटली सेव कर देता है। रोल बैक में क्या हो रहा है, टू अंडू ऑल DML ऑपरेशन, अगर हमें जो ऑपरेशंस हमने जो चेंजेस किए हैं उसको नहीं रखना है तो हम रोल बैक कमांड का यूज़ करेंगे। एंड सेव पॉइंट, पॉइंट इन ट्रांजैक्शन, हमको पॉइंट A तक ही सेव करना है, पॉइंट A के आगे जितना भी ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए उसको सभी को हमको डिलीट करना है, तब हम सेव पॉइंट का यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी इन डिटेल। So commit command, prior to commit, all changes made to rows of the table are stored in database buffer or working storage area in main memory। commit के पहले जितने भी changes हमने किए हुए हैं वो सारे कहाँ पे स्टोर है, बफर में, वर्किंग स्टोरेज एरिया के अंदर।
कमिट कमांड इज यूजफुल टू मेक ऑल डीएमएल ऑपरेशन परमानेंट। मैंने पहले बताया कि डीएमएल ऑपरेशंस ऑटो सेव नहीं होते हैं, नॉन ऑटो सेव होते हैं, तो हमें इसे परमानेंटली सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कमिट कमांड का यूज करना पड़ेगा। When we issue commit command following operations takes place, जब हम commit command issue करते हैं तो कौन कौन से operations होते हैं। First is the changes are made permanent to the database, जो भी changes किए हमने वो permanent हो जाएंगे। Erases all the save point if any and release transaction logs if acquired, अगर आपने कहीं सेव पॉइंट का यूज़ किया है या फिर कोई रिलीज ट्रांजेक्शन किया हुआ है तो वो सभी इरेज हो जाएंगे और लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट इज द करंट ट्रांजेक्शन आर क्लोज, जो भी आप ट्रांजेक्शन करने की कोशिश कर रहे हो वो सभी क्लोज हो जाएंगे। न्यू ट्रांजेक्शन विल स्टार्ट, नए ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, नए से आपको डीएमएल ऑपरेशन फिर से परफॉर्म करना है तो वो आप कर सकते हो, लेकिन बैक नहीं जा सकते हो। तो इसका सिंटेक्स है कमिट वर्क, द कीवर्ड वर्क इज ऑप्शनल एंड कैन बी यूज टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी। ये वर्क जो है ये ऑप्शनल कीवर्ड है, आप इसका यूज रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए कर सकते हो। आफ्टर दैट next is save point. This command is useful in identifying a point in a transaction to which one can later roll back. मतलब अगर आपको जो DML ऑपरेशंस है अगर उसको सेव करना है तो कमिट कमांड, अगर सेव नहीं करना है तो उसके लिए हमको क्या, अगर हमें पॉइंट्स लगाने हैं कि यहाँ तक हमको पॉइंट ए तक सेव करना है, पॉइंट बी तक सेव नहीं करना है, तो हम वहाँ पे पॉइंट का यूज़ करेंगे। सो दिस कमांड इज यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग अ पॉइंट इन अ ट्रांजेक्शन विच कैन बी लेटर रोल बैक, जिसको हम बाद में रोल बैक कर सकते हैं। वन कैन रोल बैक टू अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन एंड दस इट वर्क्स इन अ लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो। जो लास्ट का था वो पहले आएगा और जो फर्स्ट था वो आखिरी में आएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सेव पॉइंट इज यूज्ड इन कंजंक्शन विथ रोल बैक कमांड। सेव पॉइंट को हम रोल बैक कमांड के साथ एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं। इसका जो सिंटेक्स है सेव पॉइंट का नेम देना है, जैसे कि सेव पॉइंट ए, तो ये हो गया उसका नाम, तो इसको सिंटेक्स को हम ऐसे ही रखते हैं। नेक्स्ट है रोल बैक। अब डीएमएल ऑपरेशंस को अगर हमें परमानेंटली सेव नहीं करना है तब हम रोल बैक कमांड का यूज करेंगे। सो दिस रोल बैक वापस अंडू करने के लिए होती है ये। अंडू ऑल ट्रांजेक्शन अंटिल लास्ट सेव और अप टू स्पेसिफाइड सेव पॉइंट, जहाँ तक लास्ट में सेव किया था वहाँ तक के पूरे ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएंगे, या फिर जो भी जैसे सेव पॉइंट ए तक कैंसिल करने रोल बैक करने के लिए बोला तो वहाँ तक रोल बैक हो जाएगा। This helps the user in case an error is detected during the certain operation to discard the part of all the work using during current transaction. तो यहाँ पर पूरा जो डिटैच कर सकते हैं हम उसको और ऑपरेशन को डिस्कार्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग रोल बैक कमांड। व्हेन इशू अ रोल बैक कमांड फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म, तो कौन कौन से होते हैं। द चेंजेस आर मेड अनडन अप टू लास्ट सेव, जहाँ पे हमने लास्ट सेव किया था वहाँ पर तक के पूरे चेंजेस जो है वो अनडन हो जाएंगे, अंडू हो जाएगा। इट रिलीजेज ऑल द सेव पॉइंट, जितने भी सेव पॉइंट हमने लगाए थे वो सभी रिलीज हो जाएंगे, एरेज हो जाएंगे। नेक्स्ट इज द करंट ट्रांजेक्शन आर क्लोज, सारे करंट ट्रांजेक्शन जो क्लोज हो जाएंगे रोल बैक करने से, एंड न्यू ट्रांजेक्शन विल स्टार्ट, और उसके बाद नए ट्रांजेक्शन आप वहाँ पे कर सकते हो। आफ्टर दैट लास्ट लैंग्वेज ऑफ एसक्यूएल इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, दैट इज DCL। अब ये जो DML ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए, ये हम इसको किसे परमिशन देनी चाहिए, किसे परमिशन ऑथेंटिकेशन के इसमें आता है ये, तो हम किसको परमिशन देना चाहते हैं, किसको परमिशन देते हैं, वो आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर। इट एनेबल द यूजर टू कंट्रोल द वे डेटा कैन बी एक्सेस्ड और शेयर्ड, किसके कौन एक्सेस कर सकता है हमारा डेटा और कौन शेयर कर सकता है। जस्ट लाइक हम लोग हमारे फेसबुक में, व्हाट्सएप के अंदर हम लोग पैटर्न लगा के रखते हैं, पासवर्ड लगा के रखते हैं ताकि दूसरा कोई एक्सेस ना कर सके, लेकिन हम कुछ लोगों को उसका पासवर्ड और पैटर्न बता देते हैं ताकि वो एक्सेस कर सके। तो ये यहाँ पर वही हो रहा है कि हमें किसको परमिशन देनी है और किसको परमिशन नहीं देनी है, या परमिशन दे के वापस ले लेनी है, तो वहाँ पर हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो वे द डेटा कैन बी एक्सेस्ड और शेयर, डेटा को एक्सेस कैसे करना है और किसके साथ शेयर करना है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग ऑपरेशन। फर्स्ट इज ग्रांट, अलाउ अदर यूजर टू शेयर टेबल, दूसरे यूजर्स को हम अलाउ करते हैं कि आप टेबल शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिवोक, डिनाइंग अदर यूजर टू शेयर टेबल आफ्टर ग्रांटेड। नेक्स्ट, जिसको भी हमने शेयर किया है, जिस भी अपने फ्रेंड को हमने ये टेबल शेयर किया है,
वो दूसरे किसी को शेयर ना कर सके, इसके लिए हमने रिवोक कमांड का यूज़ किया है। तो फर्स्ट कमांड देखते हैं हम लोग, ग्रांट कमांड। दिस कमांड अलाउ द ओनर ऑफ द टेबल टू गिव एक्सेस ऑफ टेबल टू अदर डेटाबेस यूजर। ये टेबल जो ओनर है, जैसे कि एक टेबल मैंने क्रिएट किया है, मैं ओनर हूँ उस टेबल की, तो मैं दूसरे लोगों को एक्सेस करने के लिए उसको दूंगी, डेटाबेस यूजर्स को, कि आप इसको यूज कर सकते हो। द ओनर में गिव वेरियस प्रिविलेजेस टू द अदर यूजर्स टू वर्क ऑन बेस टेबल। अलग अलग प्रिविलेजेस हैं। प्रिविलेजेस का मतलब है सिर्फ आप उसको देख सकते हो, आप उसमें रीड राइट कर सकते हो, रीड राइट की परमिशन, और उसमें आप किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो ये तीन ये जो प्रिविलेजेस हैं आप ओनर दे सकता है कि आप सिर्फ रीड कर सकते हो या रीड राइट कर सकते हो या किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हो, तो ये ओनर ही दे सकता है। ओनर कैन ऑल्सो विड्रॉ द प्रिविलेजेस ग्रांटेड बाय हिम टू अदर यूजर एट एनी टाइम। कभी भी वो प्रिविलेजेस जो है वो वापस ले सकता है, रिवोक कर सकता है। तो इसका देखते हैं हम लोग सिंटेक्स। ग्रांट प्रिविलेजेस, जो भी राइट और शेयर ऑन ऑब्जेक्ट नेम, जो भी ऑब्जेक्ट नेम है टेबल का नाम, टू यूजर नेम, कौन से यूजर को देना है, पब्लिक विथ ग्रांट ऑप्शन, हम उसको पब्लिक भी कर सकते हैं, दूसरे लोगों को बता सकते हो कि इसका एक्सेस हमने इसको दिया हुआ है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, ग्रांट सिलेक्ट इंसर्ट ऑन स्टूडेंट टू अखिल। अब देखो यहाँ पे टेबल है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने उसको ग्रांट दी है, उसको हमने परमिशन दी है सिलेक्ट करने की और इंसर्ट करने की, किसे, अखिल को। अखिल इज द अनदर डेटाबेस यूजर। आफ्टर दैट लास्ट जो कमांड है वो है रिवोक कमांड, एंड द रिवोक कमांड इज यूज टू डिनाई द ग्रांट गिवन ऑनर ऑब्जेक्ट बाय द ओनर ऑफ द अदर यूजर। ओनर ने एक्सेस दिया था, अब ओनर ने ही एक्सेस वापस ले लिया है, तो उसके लिए हम लोग कौन सी कमांड यूज करते हैं, रिवोक कमांड इज यूज टू डिनाई द ग्रांट। ग्रांट जो हमने दी थी अब उसको हम वापस लेना चाहते हैं, डिनाई करना चाहते हैं, तब हम रिवोक कमांड का यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स रिवोक प्रिविलेजेस, जो भी प्रिविलेजेस दी थी जैसे सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो भी दी थी वो सारी हम वापस ले रहे हैं। ऑन ऑब्जेक्ट नेम फ्रॉम यूजर नेम, कौन से ऑब्जेक्ट से कब हमने वापस ली। तो रिवोक इंसर्ट मतलब अखिल जो है वो कोई भी डेटा जो है इंसर्ट नहीं कर सकता है स्टूडेंट टेबल के अंदर, ये परमिशन हमने उससे वापस ले ली। तो रिवोक इंसर्ट ऑन स्टूडेंट फ्रॉम अखिल, अखिल से हमने इंसर्ट करने की परमिशन जो है वो रिवोक कर ली, वापस ले ली। तो ये हो गया हमारा रिवोक कमांड। तो हमने ये हमारा सेकेंड यूनिट जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने 5 एसक्यूएल लैंग्वेजेस देखी, जिसमें हमने देखी डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसके बाद हमने देखी डीआरएल जहाँ पर हमने सिलेक्ट कमांड, एसक्यूएल ऑपरेटर एंड क्लॉजेस देखे, ग्रुप बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज, एंड उसके बाद हमने देखा डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन, जिसमें हमने देखा इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। नेक्स्ट लैंग्वेज हमने देखी डेटा कंट्रोल, दैट इज कमिट कमांड, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। उसके बाद हमने देखा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें हमने देखा ग्रांट एंड रिवोक। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज एसक्यूएल फंक्शन एंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट। सो थैंक यू।